अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ओके, सबसे पहले अगर अब तक के जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उन लेक्चर्स में किसी को कोई इश्यूज है तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। मैम कोई एक चीज़ क्वेश्चंस है? पूछनी थी कि जैसे रिडॉक्स इक्वेशन वो बैलेंसिंग वाला जो हमने किया था, जी। मैम उसमें जो इक्वेशन अगर आप हमें देंगी तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर पावर्स लगी भी होंगी, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है ना कि कहाँ रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही जी जी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ना वो लिखी हुई होंगी। है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, इसके अलावा मैम आप एक दफ़ा टाइटर फैक्टर प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे, उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, देखिए टाइटर फैक्टर बेसिकली हमारे पास ये होता है, आपने इससे पहले स्टोइचोमेट्रिक एनालिसिस इंटर लेवल पे किया था, ठीक है? उसमें आपने ये देखा था कि जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उससे हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उससे कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ए के हमारे पास 2 मोल्स हैं और बी के 3 मोल्स हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ सी बना रहे हैं, ठीक है? तो हम अगर उसको वॉल्यूम में या उसको मास में प्रिडिक्ट करना चाहें कि जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास 10 ग्राम अगर सैंपल मौजूद है, 10 ग्राम मैं रफ एस्टिमेट आपको बता रही हूँ ना, तो 10 ग्राम अगर मेरे पास एक सैंपल मौजूद है, तो रफली कितना वॉल्यूम उसको ऐसे में इसके यूज होगा रिएजेंट का, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली टाइटर फैक्टर। टाइटर फैक्टर की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास ऑफिशियल ऐसे में गिवन होती हैं आमतौर पे, ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास टाइटर फैक्टर की वैल्यू ना भी गिवन हो, हम इजीली इसको इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने रिएजेंट की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, टाइट्रोमेट्रिक। मैम सेकंड चीज, जी जी, पूछिए। मैम आपने बताया था कि पोलराइजर जो हम यूज कर रहे होते हैं उसमें हम 2 प्रिज्म्स यूज करते हैं, ठीक तो है। मैम 2 प्रिज्म्स यूज करने का फायदा क्या होता है मैम, ये भी एक दफ़ा एक्सप्लेन करते हैं आप। अच्छा, उसमें हमारे पास देखें पोलराइजर में हम जो 2 प्रिज्म यूज कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, वो हम फिगर पे दोबारा चले जाते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास ये पोलराइजर में जब हम सिंगल प्रिज्म यूज कर रहे हैं तो जो लाइट की रे डिफ्लेक्ट हो रही है ना, वो इतनी ज्यादा जैसे ए में अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा सेपरेट नहीं हो रही, ठीक है? बी में देखें तो किसी हद तक सेपरेशन है बट स्टिल एंगल प्रेजेंट है यहाँ पे। सबसे जो अच्छी हमें सेपरेशन मिलती है वो हमें 2 प्रिज्म यूज करने से मिलती है, और उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हम राइट एंगल पे रोटेट करके पोलराइजर को दोनों रेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिकली यूजफुल होता है वो डबल प्रिज्म को यूज करना होता है, ठीक है? जी मैम। अच्छा, अच्छा, टाइट्रोमेट्रिक अच्छा एनालिसिस के हवाले से मुझे एक चीज क्लियर करनी है। आई होप कि अब तक टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस के जो जितने भी लेक्चर्स थे, 4 आई थिंक थे, तो वो चारों आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुन लिए होंगे। मैं इस वीक में मुझे रखना था आपका क्विज, लेकिन फॉर सम रीजंस मैं नहीं रख पाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक में मैं आपका क्विज अनाउंस कर दूंगी। आज मैं डेट फाइनल कर लूंगी। कमिंग वीक में आपका कोई और क्विज तो नहीं है? मैम, एक 5th को है और एक 7th को है मॉर्निंग का। अच्छा, 5th और 7th को है,
ठीक है, तो थर्ड संडे, फोर्थ आई थिंक सही रहेगा। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ को रख लें या 8 को रखें? 2 ऑप्शंस हैं, 4 या 8। मैम 8 कर लें। 8 सही है मैम। 8, ओके। तो इंशाल्लाह ताला 8 को फिर हम आपका क्विज रख लेंगे। मीनवाइल अगर आपको स्टिल डायटोमेट्रिक एनालिसिस के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम आ जाते हैं डायटोमेट्रिक एनालिसिस के बाद जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए थे। सबसे पहले ऑप्टिकल एनालिसिस में हमने पोलैरिमेट्री का टॉपिक कवर किया था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम इसमें हाफ शेड मॉडिफिकेशन दोबारा बता दें एक दफा। अच्छा, ठीक है। हाफ शेड मॉडिफिकेशन में हमारे पास ये होता है कि दिस वन, जब हम रेगुलर पोलैरिमीटर यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास इस तरह से होता है कि पोलैरिमीटर में हम पहले सिंगल लाइट की रे आ रही होती है विदाउट सैंपल, ठीक है? उसमें हमें बिल्कुल ब्राइट नजर आ रहा होता है, लाइट की रे डायरेक्टली हमें नजर आ रही होती है। जब हम उसमें सैंपल प्लेस कर देते हैं तो लाइट की रे क्योंकि राइट या लेफ्ट पे डिफ्लेक्ट होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें समटाइम्स हम जब कंटिन्यूसली लाइट को देखते हैं तो हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि पहले हमने ज्यादा डार्क देखा था या अब हमने ज्यादा डार्क देखा है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि कंटिन्यू जब आप लाइट को देख रहे होते हैं तो आप ब्राइटनेस और डार्कनेस में इतना ज्यादा इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो इस चीज को कवर करने के लिए हाफ शेड फील्ड हमने डेवलप की है। हाफ शेड फील्ड हमने किस तरह से डेवलप की है? डिफरेंट प्रिज्म्स को आपस में अटैच करके एक सर्कुलर फील्ड उन्होंने बनाई है और उसमें आपके पास ये 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो आपके पास इस तरह की फील्ड होगी जिसमें राइट साइड लेफ्ट साइड आपकी शेडेड होगी, या आपके पास राइट साइड शेडेड होगी, या फिर आपके पास ऐसी फील्ड होगी जिसमें दोनों साइड आपकी इल्यूमिनेटेड होंगी, ठीक है? जब आपके पास दोनों साइड इल्यूमिनेट होंगी दैट इज द टाइम जब आपको रीडिंग नोट करनी है। जब तक आपके पास हाफ फील्ड जो है वो डार्क आ रही हो या हाफ फील्ड जो है वो आपके पास डिफरेंट शेड में आ रही हो, उस वक्त तक आप रीडिंग नहीं लेंगे। आप रीडिंग सिर्फ तभी लेंगे जब दोनों जो आपकी फील्ड, दोनों हाफ्स हैं आपकी फील्ड के, वो इक्वली इल्यूमिनेटेड हो, ठीक है? इज दैट यस क्लियर? मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मोर क्वेश्चंस? मैम इसमें जो आपने 2 न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो एक दफा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ओके, वैसे वो जो दोनों न्यूमेरिकल थे वो काफी सिंपल से हैं। उसमें सिर्फ आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास गिवन यूनिट्स हैं उसमें ही आपकी वैल्यूज हो, ठीक है? और आपने सिंपली उसमें उसको प्लेस करेंगे फॉर्मूले में, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है? फिर भी हम उसको एक दफा देख लेते हैं। ओके, 5 gram of hyoscine was dissolved in chloroform to make 50 ml. The observed optical rotation of this solution in a 2 decimeter tube at 20 degrees centigrade with a sodium D line was minus 5.04. Calculate the specific rotation of hyoscine. ठीक है, specific rotation का जो फॉर्मूला है आपके पास उसमें आप इन सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे। ओके,
स्पेसिफिक रोटेशन का किसी को याद है कौन से पेज नंबर पे था? Here it is. ओके, स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला है उसमें आप 100 है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन पे। ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन इसमें कितने गिवन है? 5.04। और लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी इन्होंने हमें बताई भी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब? 2 डेसीमीटर। ओके, 2 डेसीमीटर इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब है। और कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है इसकी इन ग्राम पर एमएल? 10 इसका यूनिट क्या है 10 का? ग्राम पर एमएल, 10% ग्राम पर एमएल। ओके, 10% ग्राम पर एमएल। ठीक है, तो आप सिंपली इसके अंदर से वैल्यूज प्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी आपने और मैम ये जो जी बोलिए। सोडियम डी लाइन है ये यहाँ लैम्डा की वैल्यू में नहीं आएगा? सॉरी, सोडियम नहीं, सोडियम डी लिसन, ये जो वैल्यूज स्पेसिफिक रोटेशन के साथ ये जो टी और लैम्डा लिखा हुआ है ना, ये कैलकुलेशन यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ ये स्पेसिफाई करने के लिए है कि ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है इट इज स्पेसिफिक फॉर दिस वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। उसमें जो आपके क्वेश्चन में वेवलेंथ और टेम्परेचर गिवन है ना, जी वहां पे सिर्फ ये मेंशन होगा यहाँ पे, और आप लाइक वो कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। ठीक है, ये इसका सिंबल है पूरा, स्पेसिफिक रोटेशन का ये कंप्लीट सिंबल है कि स्पेसिफिक रोटेशन में हमेशा ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ये किस टेम्परेचर और किस वेवलेंथ के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी, उसी तरह से स्पेसिफिक रोटेशन भी चेंज होती है। क्लियर है? ओके मैम, तो मैम इसका यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक रोटेशन का जो यूनिट है आई थिंक एक मिनट, इसको मैं चेक कर लूं कि स्पेसिफिक रोटेशन का यूनिट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको अपलोड कर देती हूँ कैलकुलेट करके। मैम वैसे इस इसके अंदर ऑप्टिकल रोटेशन का भी डिग्री में नहीं आएगा वैसे? नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन तो जस्ट डिग्री में आएगी। स्पेसिफिक रोटेशन का अगर हम यूनिट कैलकुलेट करें, इट शुड बी डिग्री पर ग्राम पर एमएल पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो जितने भी आपके पास यूनिट्स है ना, इसको मैं अभी ही बता देती हूँ, एक मिनट रुक जाए। डिग्री ग्राम पर एमएल बाय डी। ठीक है, इसका यूनिट होगा डिग्री एमएल पर डेसीमीटर एंड पर ग्राम। मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे। मैम डिग्री सिंबल में नहीं आ सकता? जी, सिंबल में नहीं आ सकता डिग्री? डिग्री सिंबल में लिख के फिर वो कंफ्यूजन होने लगती है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि प्रॉपर। वैसे जब हम लिखते हैं तो वो हम डिग्री उसके ऊपर छोटा साइन बनाते हैं, लेकिन वैसे इसको स्पेसिफाई करने के मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका यूनिट होगा डिग्री एमएल, और ये जो ग्राम और डेसीमीटर क्यूब है ये दोनों इनवर्स साइन के साथ आएंगे। ठीक है, या आप उसको डिवाइड के साइन के साथ मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है मैम? जी? यस मैम। मैम सेकंड क्वेश्चन में आपने बताया कि 1 डिग्री उसकी ऑप्टिकल रोटेशन आंसर आ रहा है और ये लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है और लीवो रोटेटरी है। मैम हमें कैसे पता चल रहा है कि ये लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रहा है? नेगेटिव साइन की वजह से। ओके मैम, अगर पॉजिटिव होगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा? बिल्कुल,
जो पॉजिटिव साइन है वो हम राइट साइड की डिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं, और जो नेगेटिव साइन है वो हम लेफ्ट साइड की रोटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है? थैंक यू मैम। अच्छा मैम, एक जी। रिक्वेस्ट है क्विज के हवाले से मैम, अगर 9 हो जाए डेट, क्योंकि 8 को फ्राइडे भी है और 9th हो जाएगी तो हम सैटरडे को दे देंगे मैम, एक गैप मिल जाएगा हमें। अच्छा ठीक है, सैटरडे को रख लेते हैं, नो इश्यूज। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, सो इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जो भी उन क्वेश्चन का आंसर करेगा वो पहले मुझे अपना नाम और रोल नंबर बता दे, और उसके बाद आंसर करना, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड? मैम मैं बताऊं? जी, नाम बताइए। हाफिज अब्दुल्ला यूसुफ। जी, अपना रोल नंबर हाफिज बताइए। अब्दुल्ला यूसुफ, 23 Q-23। ठीक है, जी बताइए। सबसे पहले आप मुझे बताओ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस मैम, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो होता है जो कि थ्रू आउट द रिएक्शन पूरी जो हमारी टाइट्रेशन में वो सेम रहता है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो होता है जो कि एनालाइट के साथ चेंज होता है, जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन अच्छा, कंप्लीट हो उसकी गया। क्या चीज चेंज होती है इलेक्ट्रोड की? मैम आयंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो उसका वोल्टेज है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट रिमेन्स सेम थ्रू यस आउट मैम, द इलेक्ट्रोड टाइट्रेशन, पोटेंशियल। ठीक है? और अगर इंडिकेटर और वर्किंग इलेक्ट्रोड दोनों एक ही चीज के नाम है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड, और वो आपकी आयंस की कंसंट्रेशन के साथ साथ वेरी करेगा ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हाई डू वी यूज माइक्रो इलेक्ट्रोड फॉर पोलैरोग्राफी? हमने पोलैरोग्राफी में मेंशन किया था मैम कि मैं बताऊं? जी, नाम बताइए पहले अपना। नाम बताइए। मैम आवाज आ रही है? जी, नाम बताइए। मैम निदा मुनव्वर, Q70। ओके, जी निदा बताइए। मैम हम माइक्रो इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो लाइट को पोलराइज करता है। बेटा, पोलैरोग्राफी में वी आर नॉट यूजिंग लाइट, पोलैरोग्राफी इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल ओ टेक्निक। जो सब्सटेंस मतलब जो हम यूज कर रहे हैं उसको पोलराइज करेगा, पोलराइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रो इलेक्ट्रोड। ओके, अच्छा, हमारे पास जब हम पोलैरोग्राफी का प्रोसीजर कर रहे होते हैं, वी हैव टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक पोलराइजेबल होता है, एक नॉन पोलराइजेबल होता है। ये तो आपकी बात ठीक है कि जो माइक्रो इलेक्ट्रोड है इट इज पोलराइजेबल इन नेचर, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग अ माइक्रो इलेक्ट्रोड, व्हाई नॉट अ रेगुलर इलेक्ट्रोड? ठीक है, हम जैसे इससे पहले मैम जो हमने क्योंकि वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है, रिड्यूसिबल स्पीशीज की कंसंट्रेशन के साथ। वो तो चेंज होता है, देखो जैसे पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है? हमने देखा है पोटेंशियोमीटर में कि जो हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उनकी डायमेंशंस से सेम है, ठीक है? उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन उनका साइज सेम है, बट इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी वी आर यूजिंग अ माइक्रो इलेक्ट्रोड फॉर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है? व्हाई? क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है उस वो जितना बड़ा होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगी तो उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल थ्रू आउट प्रोसीजर सेम रहेगी। तो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए वी आर यूजिंग अ माइक्रो इलेक्ट्रोड, ताकि जो माइक्रो इलेक्ट्रोड है उसके रेजिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है, तो करंट हमें बेसिकली क्या मेजर करना है, उसके अंदर के करंट कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तभी हमें पता चलेगा कि करंट जो है वो
उसको ओवरकम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, माइक्रो की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। माइक्रो की रेजिस्टेंस ज्यादा है। जो देखो ठीक है। करंट को गुजरने के लिए रास्ता चाहिए ना, जितना ज्यादा उसको बड़ा इलेक्ट्रोड मिलेगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ऐसा ही है जितना। यस मैम। यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ? नो मैम, आप आंसर करें। अच्छा, जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका साइज क्योंकि ज्यादा है, सो करंट कैन फ्लो मोर इजीली और उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। माइक्रो इलेक्ट्रोड का साइज छोटा है, सो करंट हैज मोर रेजिस्टेंस। ये तो क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि why DME is more commonly used electrode? DME ज्यादा क्यों यूज होता है इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड में? सबसे पहले DME है क्या? DME मैम इलेक्ट्रोड मैं हमारे पास कौन सी एनालिसिस में यूज हुआ है? मैम पोलैरोग्राफी में। जी, पोलैरोग्राफी में। और इट स्टैंड्स फॉर? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ओके, सबसे ज्यादा हमारे पास ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसका एडवांटेज क्या है? मैम मैं बताऊं? जी, नाम बताइए। निदा। निदा, ओके। मैम वो फ्रेश सरफेस अवेलेबल करता है रिडक्शन के लिए, बाकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अवेलेबल नहीं करते। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज मैम वो शायद मरकरी वो मतलब हार्मफुल होता है तो इसलिए। यस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास पोलैरोग्राफी में। फर्स्ट स्टेटमेंट, पोलैरोग्राफी is an electroanalytical method in which a small amount of substance are reduced or oxidized, और oxidized के आगे लिखा हुआ है less commonly at microelectrode in an electrolysis cell. Any idea why oxidation is less common? Anyone? Okay, बेसिकली हमारे पास इसमें हम मरकरी को एज एन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, मरकरी को जब हम एज एन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो मोस्टली मरकरी को एज अ कैथोड यूज किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो या तो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या सैचुरेटेड कैलुमल इलेक्ट्रोड है। दोनों सूरतों में इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेशन, और दोनों सूरतों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हमारे पास क्या होती है, मोर कॉमनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्सीडेशन इज लेस कॉमन, क्योंकि हमारे पास जो माइक्रो इलेक्ट्रोड है दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मरकरी, और मरकरी इज मोस्टली यूज्ड एज कैथोड, और कैथोड पे हमारे पास कौन से रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए माइक्रो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज वेरी लेस कॉमन। ठीक है, समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्यों Yes, लेस ma'am. कॉमन है यहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रोड पे? क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रोड मरकरी बेस्ड है एंड मरकरी इज मोस्टली यूज्ड एज कैथोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज टाइट्रेशन एरर? टाइट्रेशन एरर क्या होता है? पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिस्कस किया था हमने टाइट्रेशन एरर के बारे में। व्हाट इज टाइट्रेशन एरर? एनीवन? किसी को इसका आंसर पता है? मैम
अगर हम एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस नहीं कर पाते तो वो टाइट्रेशन एरर होता है। ओके, आपका नाम क्या है? नम्रा आफ्ताब। नम्रा, आपका रोल? Q68 सॉरी, 68 Q68? यस मैम। ओके, नम्रा, यू आर राइट कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में अगर हमारे पास डिफरेंस आ रहा होता है, दैट इज बेसिकली टाइट्रेशन एरर। जितनी भी हमारे पास विजुअल मेथड ऑफ टाइट्रेशन है, जिसमें हम इंडिकेटर्स यूज कर रहे होते हैं, उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास पहले आ जाता है, और जब रिएजेंट एक्सेस में आता है तब हमारे पास विजुअल एंड पॉइंट अचीव होता है। बट इन केस ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एरर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, क्योंकि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट ऑलमोस्ट सेम स्टेज पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैज मोर एडवांटेज, सिल्वर इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड? हमारे पास 3 तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, जिसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ड्यू टू द इवॉल्विंग ऑफ हाइड्रोजन गैस उसको बहुत ही लेस कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। दोनों में से हमारे पास ज्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रोड कौन सा? मैम मैम ज़्यादा सैचुरेटेड कैरामल यूज़ किया जाता है। ओके, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड हमारे पास ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट दोनों की अगर हम वर्किंग देखें तो दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, दोनों की एफिशिएंसी भी सेम है। सो इफ़ वी वांट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट मोर, तो हम मरकरी को अवॉइड करते हैं। आजकल जितने भी एनालिसिस हमारे पास हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हों। सो स्लोली कैलोमल इलेक्ट्रोड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसमें हमारे पास वो बायो हैजर्ड नहीं है। सबसे ज्यादा एडवांटेज हमारे पास उसका यही है कि वो सेम एफिशिएंसी दे रहा है कैलोमल इलेक्ट्रोड जितनी, प्लस वो बायो हैजर्ड भी यस नहीं है। मैम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिर मैम हम मोस्ट कॉमनली में सिल्वर इलेक्ट्रोड को वो नहीं, करेंगे। मोस्ट कॉमनली जो अभी तक यूज होता है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड ही यूज होता है, बिकॉज सिल्वर इलेक्ट्रोड इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका अगर आपसे ये पूछा जाए कि एडवांटेज किसका ज्यादा है, सो अगर एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिल्वर कैलोमल इलेक्ट्रोड इज मोर एडवांटेजियस। ठीक है, ओके मैम। मोस्ट ठीक है कॉमनली मैम, अगर थैंक यू। पूछेंगे तो आप कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलोगे, और अगर मोर एडवांटेजियस पूछेंगे आपसे तो आप सिल्वर इलेक्ट्रोड का नाम लोगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मुझे पोलैरोग्राफी एंड पोलैरोमीट्री में डिफरेंस बता दे कोई, जिसने अब तक आंसर नहीं किया हो वो बताएगा मुझे। कितने लोग हैं? 22 पार्टिसिपेंट्स में से अब तक मुझे सिर्फ 3 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। मैम जी, पोलैरिमेट्री में जो वो है कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम मेजरमेंट उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जबकि पोलैरोग्राफी जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो वोल्टेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और उसके अंदर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? सिद्रा अहमद DE 104। DE 104 सिद्रा। ठीक है सिद्रा, आपका आंसर करेक्ट है कि पोलैरोग्राफी। अच्छा, जब भी हम डिफरेंसेस कोट करते हैं, हम बेसिक डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोलैरोग्राफी एंड पोलैरिमेट्री, पोलैरोग्राफी इज एन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड व्हाइल पोलैरिमेट्री इज एन ऑप्टिकल एनालिटिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलैरोग्राफी एंड पोटेंशियोमेट्री? Now this is a bit tricky क्योंकि potentiometry and polarography both are electroanalytical method. So इनमें basic difference क्या है? Yes, anyone?
मैम जी। मैम पोटेंशियोमीट्री में ना हम सारे जो हमने टाइट्रेशन के मेथड्स पढ़े थे जैसे कॉम्प्लेक्सोमीट्री और पीपीटी वगैरह वो हम एनालाइज कर सकते हैं पोटेंशियोमीट्री के थ्रू, लेकिन ओके वो पोलैरोग्राफी के थ्रू ये सब एनालाइज नहीं होते। पोलैरोग्राफी के थ्रू सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस एनालाइज होते हैं ओके। जिसमें रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज हो। अच्छा, उसके अलावा जो उनका बेसिक आपका नाम क्या है? निदा Q70। ओके। अच्छा, इसका जो बेसिक डिफरेंस है ना पोलैरोग्राफी और पोटेंशियोमीट्री का, दैट लाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ मेथड। पोलैरोग्राफी में हम जो हमारा ग्राफ प्लॉटिंग हो रही होती है वो हमारी करंट और वोल्टेज के बीच में हो रही होती है, ठीक है। और इन पोटेंशियोमीट्री वी आर डायरेक्टली रिलेटिंग द कंसंट्रेशन विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या वोल्टेज, ठीक है। ईएमएफ जो होता है सेल का, उसको हम डायरेक्टली ग्राफ पे प्लॉट कर रहे होते हैं विद द कंसंट्रेशन। और इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी हम करंट और वोल्टेज को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। जो कंसंट्रेशन है उसको हम फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, नॉट थ्रू द ग्राफ। क्लियर है ये? जो इसका प्रिंसिपल है ना दोनों टेक्निक्स का, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टेक्निक्स, ठीक है। जी अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरोमेट्री एंड पोलैरोग्राफी? एम्पिरोमेट्री क्या होती है हमारे पास? एम्पेरोमेट्रिक मैम टाइट्रेशन। एम्पेरोमेट्री में हम करंट मेजर करते हैं और पोलैरोग्राफी में हम वोल्टेज अप्लाई करके वो मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, दोनों में हमारे पास एमीटर यूज हो रहा होता है, एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी और पोलैरोग्राफी में भी। बट सबसे पहली चीज पोलैरोग्राफी एंड एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में, एम्पेरोमेट्रिक मैम टाइट्रेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इट डज नॉट चेंज, ठीक है। और कंसंट्रेशन वेरी करती है करंट के साथ साथ। बट इन केस ऑफ पोलैरोग्राफी हम जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उसी हिसाब से हमारे पास करंट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे थे? नो मैम यही बता रहा था, ओके ठीक है ना। ओके। अच्छा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, व्हाई? व्हाई नॉट मैम कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और फिर उसका इन्वर्स करके हम करंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, बट व्हाई नॉट कंडक्टेंस? कंडक्टेंस को डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर लेते? हमारे पास जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस ही मेजर की जाती है। उसमें कहीं पे भी डायरेक्टली कंडक्टेंस को मेजर करने का ऑप्शन इसलिए नहीं है कि कंडक्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है और आप उसको इजीली मेजर नहीं कर सकते फिजिकली। तो उसका थ्योरेटिकली ये सॉल्यूशन निकाला है कि हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं यूजिंग एन एमीटर और वोल्ट मीटर, और उसके थ्रू हम इजीली कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस को फिजिकली मेजर करना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई अपैरेटस अवेलेबल नहीं होता। दैट इज द बेसिक रीजन। ओके, सो आई गेस कि हमने काफी सारे पोटेंशियल क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए हैं। इससे जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ इससे आपको और आइडिया होगा कि जो लेक्चर्स हैं उनको आपने किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से उनको चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, ठीक है। आई होप चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी इन क्वेश्चंस के बाद, यस मैम। ठीक है। अच्छा, जो आपका क्विज होगा उसमें सब सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे। सो आपने, अच्छा एमसीक्यूज तो होंगे लेकिन उसमें आपसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है। तो जब आप क्विज करने बैठेंगे तो मेक श्योर कि कैलकुलेटर साथ रख के बैठें।
ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? मैम जी जो आपने वो रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो न्यूमेरिकल समझाया था मैम, उसमें नॉर्मेलिटी बताई थी ना, वो एक दफा दोबारा बता दें। एक मिनट, मैं डॉक्स ओपन कर लेती हूँ। ओके, इसमें क्या पूछ रही हो आप? मैम नॉर्मेलिटी बताई थी ना आपने, हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया 49.45, ठीक यहाँ है, तक समझ में आ गया। इसके बाद हमने नॉर्मेलिटी निकाली है, वो एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा एक मिनट। अच्छा, नॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अच्छा, जी यहाँ पे हमने जो इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किए हैं वो हमने मिली इक्विवेलेंट्स में कैलकुलेट किए हैं। So if we have the gram equivalent weight in milli equivalents, we can use the volume of solution in ml. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में सिंपली आपने ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड किया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, क्योंकि यू हैव द ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन मिली इक्विवेलेंट्स, तो आपने जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है वो ml में लिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में गिवन है 39.8। जी मैम मैम हमने जैसे आपने बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हमने इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से कर लिया 49.45 डिवाइडेड बाय 39.8, लेकिन मैम ये बुक में इसको पहले 0.2015 को डिवाइड किया है 49 से, उसके बाद ये जो बुक में जो आंसर है ना ये उसके बाद आ रहा है, मतलब हमारे डायरेक्ट डिवाइड करने से नहीं आ रहा। वेट आप ये देखिए 49.45 जो है वो आपका वो है, उसका इक्विवेलेंट मास है। पहले देखें 0.2015 आपके पास क्या है। जब भी हमें इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना होता है, जो हमारे पास गिवन मास होता है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके इक्विवेलेंट मास से। ठीक है, तब हमारे पास एग्जैक्ट ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट हमेशा मास से रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो जो आपके पास गिवन सैंपल का मास था ना, ये 0.2015, तो इसमें कितने इक्विवेलेंट्स अवेलेबल हैं वो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपने ओके मैम। 49.45 से डिवाइड किया है इसको पहले, तब आपके पास एग्जैक्ट इक्विवेलेंट ऑफ दिस सैंपल आएगा और फिर आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस जब भी मैम, और मैम फिर उसकी परसेंट प्योरिटी? परसेंट प्योरिटी हम एंड में फाइंड आउट करेंगे ना। परसेंट प्योरिटी के लिए जो हमारे पास एक्चुअल सैंपल है वो कितना है, एक्चुअल सैंपल हमारे पास है 0.3420। 3420। ठीक है, तो हम जो कैलकुलेटेड हमारी अमाउंट आएगी, जो हमने थ्रू टाइट्रेशन कैलकुलेट की है, कि टाइट्रेशन के बाद हमें फिजिकली पता चल गया कि इस सैंपल में कितना सोडियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमें गिवन मास था उससे, तो हमें ये पता चलेगा कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस मैम आ रही है। ओके, सो हमारे पास जो गिवन अमाउंट ऑफ गिवन मास ऑफ सैंपल था दैट वाज 0.3420, लेकिन जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो हमें पता चला कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है, 0.2754। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड अमाउंट है उसको हम गिवन अमाउंट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंट प्योरिटी आ जाएगी। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। ओके मैम एक चीज और पूछनी थी। जी पूछिए। मैम आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड में बताया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपने बताया था कि पहले आपने बताया था कि हम 0 कंसीडर करेंगे उसकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की,
पोटेंशियल को, सही है। बिल्कुल। तो फिर आपने बताया कि उसको हम 1 से माइनस करेंगे, कहाँ पे? हम स्टैंडर्ड मैम ये आपने कहा था कि हम इसको 0 लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो हम अगर हम कैलिमल यूज़ कर रहे हैं तो हम उसकी 4 है तो हम 1 माइनस कर देंगे क्योंकि हमने इसको 0 रखना है। यस हाँ, मैम, फिर हमने ये 1 बताएं। माइनस क्यों किया? लिसन, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोट नहीं कर रही, अगर फॉर एग्जांपल कैलुमल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 2 आ रही हो और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारे पास 1 आ रही हो, तो बिकॉज हम हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस कंसिडर करते हैं, तो अगर हम कैलुमल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर करें हाइड्रोजन से तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 - 1 1, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है उसको हम माइनस करते हैं पहले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से और उसके बाद हम उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जितना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम 0 कंसिडर कर रहे होते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग द कैलकुलेशन इजियर। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एज एन इंफॉर्मेशन बताया था। जो हमारे पास गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो ऑलरेडी हाइड्रोजन का फैक्टर माइनस करके ही हमें गिवन होते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, अब क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। मैम इम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन को जब हम परफॉर्म करेंगे, आपने बताया था कि ये टाइट्रेशन दूसरे मेथड्स के एंड पॉइंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो हम फिर इसको कैसे मतलब करेंगे दूसरे टाइट्रेशन के साथ, कौन परफॉर्म सी कैसे करेंगे एंड पॉइंट के लिए? पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की आप बात कर रही हो? एम्पेरोमेट्रिक की। एम्पेरोमेट्रिक तो हमने बहुत सिर्फ डेफिनेशन कवर की है, वी आर नॉट यूजिंग मैम एम्पेरोमेट्रिक। पोटेंशियोमेट्रिक के लिए बोला था आपने कि पोटेंशियोमीटर लगा के करेंगे। हाँ, पोटेंशियोमेट्रिक के लिए हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियोमेट्रिक मेथड जो है वो हम तमाम टाइट्रेशन में एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने आपको इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड के नाम भी बताए थे कि कौन कौन सी टाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। मैम आपने एम्पेरोमेट्रिक के लिए भी बताया था। अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ता, बहरहाल फिर मैं एक दफा देख लेती हूँ। एम्पेरोमेट्रिक वैसे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका रीजन है। एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिपेंड कर रहा होता है कि जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे वो करंट फ्लो में उनका कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता है कि करंट कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि कौन से आयंस की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अब आयंस तो हमारे पास टाइट्रेशन में बिफोर टाइट्रेशन भी होते हैं और आफ्टर टाइट्रेशन भी होते हैं, तो एंड पॉइंट डिटेक्शन इज नॉट दैट मच इजी। तो एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है एनालिसिस का। ओके मैम। ठीक है, जी। ओके, सो इसको अब कंक्लूड कर लें हम सेशन को। यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास।